अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के। इस सेक्शन में जैसे कि आपके इल्म में है कि हम आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे सेटअप से करवाते हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के साथ मुंसलिक हैं और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। हम फ्यूचर में भी ऐसी हेल्पफुल वीडियोस और सेशंस आपके लिए लाते रहेंगे। सो आपसे यही रिक्वेस्ट कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आप तक नोटिफिकेशंस वीडियोस और सेशंस की बर वक्त पहुँच सकें। इसके अलावा अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इन्फॉर्मेशन को ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। चलते हैं आज के सेशन की तरफ और आज के सेशन में हमें कराची से ज्वाइन किया है मिस एलिया बतूल हैदरी ने, जो कि सीईओ हैं पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज़म की। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में और इस सेटअप के बारे में तफसील से जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस एलिया बतूल हैदरी कि आपने इस सेशन के लिए टाइम निकाला और फाइनली टाइम निकाल ही लिया, क्योंकि काफ़ी अरसे से हम ये सेशन हमारा पेंडिंग था। सो थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम टू आवर चैनल। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब कि आपने जो है प्लेटफॉर्म ये शेयर करने का जो है मौका दिया। और वाकई काफ़ी दिन से ये चल रहा था, तो फाइनली आज जो है वो इस काम को हम कर लेते हैं। बिल्कुल। राइट। जी। तो सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि ये पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म है क्या और कब से आप लोग काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा सा अगर हमें इंट्रो मिले तो फिर हम आगे लेके चलते हैं इसको। अच्छा, पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म प्रोजेक्ट है स्केल्ड का। स्केल्ड इज अ सोसाइटी फॉर चिल्ड्रन विद ऑटिज्म एंड लर्निंग डिफरेंसेस। 2012 में हमने अपना ये काम शुरू किया था। और इस वक्त हमारी जो है वो 3 ब्रांचेस हैं। हमने जौहर, कराची का एक एरिया है जौहर, वहाँ गुलिस्तान जौहर से स्टार्ट किया था। पीसीएचएस में हमारा हेड कैंपस है, जो कि 2016 में हमने हेड कैंपस अपने यहाँ पे इस्टेब्लिश किया। जैसे आपको पता है प्रेवलेंस इतनी बढ़ रही है ऑटिज्म की, हम्म। तो उसकी नीड आ गई। और अब हमारी थर्ड ब्रांच भी यहाँ पे पीसीएचएस में ही, हमारी हाली रोड के पास थर्ड ब्रांच भी है। राइट। तो यहाँ पे अगर हम ये पूछना चाहें कि क्या सर्विसेज आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिविजुअल्स को, तो वो क्या हैं सर्विसेज? अच्छा, ऑटिज्म के लिए जैसे आपको पता है कि कम्युनिकेशन एंड सोशलाइजेशन का डिसऑर्डर होता है ऑटिज्म। ठीक है। और क्योंकि एनवायरनमेंट से लर्निंग नहीं होती, रेपिटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। तो अब ये इस जुमले के अंदर ही आपको, अगर आप देखना चाहें तो आपको नजर आएगा कि कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना जरूरी है। तो डेफिनेटली कम्युनिकेशन पे काम करने के लिए स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करना जरूरी होगी बच्चों को। ठीक। हम्म। बच्चे जो है कम्युनिकेट करने के लिए रेडी नहीं है, तो उस रेडीनेस के लिए और उनको रेडी करने के लिए बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जरूरत होती है। इसी तरह एनवायरनमेंट से लर्न नहीं कर रहे हैं, अपना सेल्फ हेल्प स्किल्स, उनके रोजमर्रा के जो काम है वो नहीं सीख पाते। उनकी फाइन मोटर स्किल्स में एट टाइम्स जो है वो थोड़ा उनको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इसी तरह उनके कुछ सेंसरी इश्यूज होते हैं कि कुछ सेंसेस उनके बहुत ओवरवेलमिंग होते हैं, कुछ सप्रेस्ड होते हैं। जैसे कि लाइट, या फिर साउंड, या फिर उनके बैलेंस के और कोऑर्डिनेशन के इश्यूज। तो इससे रिलेटेड जो होता है वो सेंस इंटीग्रेशन थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है वो जरूरी होती है। तो ये सब इसकी रिक्वायरमेंट होती है हम्म। बच्चों को, क्योंकि आम स्कूल के अंदर रेडी करने के लिए सोशल स्किल्स की जरूरत होती है। और वो एनवायरनमेंट देने के लिए एक हमारा मॉडल है सोशल रेडीनेस का, और जिसके अंदर स्कूल रेडीनेस एंड एक प्रोग्राम है सोशल रेडीनेस और एक स्कूल रेडीनेस, क्योंकि हम हम्म। इंक्लूजन पे काम करते हैं। तो हम्म। रिमीडियल सर्विसेज, स्पेशल एजुकेशन की सर्विसेज, ये सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। हम्म। असेसमेंट के बगैर तो ये चीज हो ही नहीं पाती, क्योंकि सबसे पहले हम्म। तो डायग्नोसिस इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, डायग्नोसिस के साथ साथ बच्चे की डेवलपमेंटल एज बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्योंकि बच्चा हम्म। जो है वो अपनी एज से पीछे नजर आ रहा होता है। कितना पीछे है ये जान के उसका अगर आप गोल बनाएंगे, आईपी बनाएंगे, तो ज्यादा एग्जैक्ट बनता है, बल्कि बनना ही वैसे चाहिए। तो हम्म। assessment का एक पूरा अलग से एरिया है, उसके लिए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं। पहले असेसमेंट होती है, असेसमेंट के बाद फिर उनको थेरेपीज अगर वो यहीं अवेल करना चाहते हैं तो वो यहाँ अवेल करते हैं, अदरवाइज खाली असेसमेंट भी होती है हमारे पास। मैं ये पूछना चाहूँगा नेक्स्ट के हम देखते हैं कि जैसे कि इसके नाम से है कि पाकिस्तान सेंटर फॉर ऑटिज्म, तो हमारे पास यही इम्प्रेशन आ रहा है कि ऑटिज्म, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि ऑटिज्म के साथ बहुत से चैलेंजेस बिल्कुल जुड़े हुए हैं और बहुत से लोग उनको अलग अलग कैटेगरी में भी फॉल करते हैं। डेवलपमेंटल डिलेज हो गया, लर्निंग चैलेंजेस हो गया, स्पीच एंड लैंग्वेज के इश्यूज हो गए, जिस तरह आपने भी जिक्र किया। तो अगर हम पूछना चाहें
कि किन चैलेंजेस पे आप लोग काम कर रहे हैं और क्या कोई एज ग्रुप भी आपने रखा हुआ है कि इसके अंदर काम करते हैं? जी बिल्कुल। इसमें ऑटिज्म के डायग्नोसिस के साथ बाज़ दफ़ा एक कोई दूसरा डायग्नोसिस भी साथ में होता है, जिसमें मोस्ट कॉमनली जो है वो एडीएचडी है। ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसमें बच्चों को सर्विसेज उसमें भी प्रोवाइड की जाती हैं। बाज़ दफ़ा 2 चीज़ें जब साथ में इसके साथ-साथ इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी हो सकती है, विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट भी इसका डायग्नोसिस होता है। ठीक है, जिसको आपने कहा कि वो एट टाइम्स लगता है कि बच्चा जो है वो चैलेंजेस उसको इंटेलेक्चुअली चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, तो वो सर्विसेज बिल्कुल उनको प्रोवाइड की जा रही होती हैं एज़ पर उनके नीड। और इसमें कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, तो वो भी उनको सिखाई जा रही होती हैं। हुँ, तो और एज का बिल्कुल डेफ़िनेटली जो एज ग्रुप है, उसमें क्योंकि हम इंक्लूजन का जो प्रोग्राम है हमारा, तो हम मेन स्ट्रीम के लिए बच्चों को रेडी कर रहे हैं। तो हमारा बिलो 5 इयर्स ऑफ एज जो है, उन बच्चों को जो है वो हम एडमिशन देते हैं। और हुँ, उसके बाद वो बच्चे बड़े होने के बाद, हर बच्चा बेसिकली जैसे आपने खुद अभी मेंशन किया कि ऑटिज़्म का डायग्नोसिस असल में इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि हुँ, जो बच्चे बिलो 5 इयर्स ऑफ एज आए हैं, माइल्ड टू मॉडरेट में आए हैं, विदाउट इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट है। तो ये डायग्नोसिस हमारे माशरे के अंदर या किसी भी सोसाइटी के अंदर मेन स्ट्रीम होने में जितनी हमें आसानी इनको प्रोवाइड करनी चाहिए, वो करनी चाहिए, फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि ये एक आम ज़िंदगी की तरफ इनको लाया जा सके। जिनके साथ हुँ, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट आ जाती है या सिवियरिटी आ जाती है, मॉडरेट टू सीवियर की तरफ हो जाते हैं लोग, उनके चैलेंजेस डिफरेंट हो जाते हैं। तो उनकी भी फंक्शनल स्किल्स के ऊपर काम करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो बच्चे हो सकता है स्कूल में प्लेस नहीं हो, तो उनके लिए फिर इसीलिए सोशल रेडीनेस का प्रोग्राम, फंक्शनल इंडिपेंडेंस का प्रोग्राम, उनके लिए फिर ये वाली सर्विसेज़ उनको देना इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, वो चीज़ दी जाती है। तो वो राइट, बच्चे फिर हमारे पास रहते हुए ग्रो कर रहे होते हैं, तो हमारे पास हुँ, स्टे करते हैं। लेकिन हाँ, एडमिशन का क्राइटेरिया का हमारा कैप है कि हम 5 टू 7 पे हमारा कैप लग जाता है, हुँ, डिपेंडिंग ऑन क्या सर्विस चाहिए बच्चे को और कितने अरसे के लिए चाहिए। हुँ। अच्छा, आपने पहले भी डायग्नोसिस का ज़िक्र किया, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कुछ ऐसे सेंटर्स भी हैं कराची में जहाँ पे डायग्नोसिस का हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो काफ़ी देर लगती है डायग्नोसिस की रिपोर्ट मिलने में और इसी तरह एडमिशन मिलने में भी कहीं कुछ जगहों पे काफ़ी लंबी क्यू भी होती है। तो अगर हम पीसीए का पूछना चाहें तो यहाँ पे क्या सिलसिला है? बिल्कुल, इसके अंदर शुरू में एक वक़्त था कि जब हमारे पास बच्चे आ रहे होते थे इंटरनेशनली ख़ास तौर से, तो हम लोग खुद ये कहते थे कि इनकी अर्ली इंटरवेंशन की एज निकल जाती है और इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट होती है। लेकिन हुँ, अ, अब मेरे ख़्याल में जिसे कहते हैं कि 11-12 साल के बाद हम उस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि वो क्या मसला आता है, वो रिसोर्सेज़ का मसला आता है। क्योंकि हुँ, ज़ाहिर-सी बात है, हमने 3-4 बच्चों से शुरू किया, हुँ, 50 पे आए, 60-70 पे आए, 100 प्लस पे आए, नाउ वी आर केटरिंग टू 100 प्लस। ठीक है? तो अच्छा। अब 200 से ऊपर अगर बच्चे हैं, तो ये वन ऑन वन सर्विस से ज़्यादा कोई बच्चा छोड़ के जाएगा जगह, तभी वो जगह निकलती है। अनलेस हुँ, एंड अनटिल बच्चा वो या फिर दूसरी सूरत में छोड़ के जाने की सूरत में नहीं, लेकिन ग्रुप की प्लेसमेंट में आ जाए। क्योंकि वन ऑन वन सर्विस के बाद इनकी रेडीनेस के लिए इनको ग्रुप में प्लेस किया जाता है, तब जगह निकलती है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें टाइम लगता है और उसमें हम ये बता नहीं सकते कि ये बच्चा 6 महीने में रेडी हो जाएगा, ये बच्चा साल लेगा। वो बच्चे की अपनी लर्निंग कैपेसिटी पे भी डिपेंड करता है। तो हुँ, बेशक इसके अंदर लेकिन उसमें जब हमारे पास बच्चे आते हैं पेरेंट्स, तो हम उनको यही कहते हैं कि आप जो हैं वो कहीं से भी सर्विस बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करें। हुँ, बच्चे की सर्विस को स्टार्ट कर दें। जिस वक़्त हमारे पास जगह अगर मौजूद होगी, तब आपको कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। और उस वक़्त भी अगर आप अपने सर्विसेज़ से, अपने थेरेपिस्ट से मुतमईन हैं, तो बच्चे को अप्रूव वहाँ से मत करिएगा। क्योंकि उसमें बिल्कुल। क्या है बॉन्ड बनने में और बच्चे की प्रोग्रेस आने में टाइम लगता है। तो अगर आप हुँ, सैटिस्फाइड होंगे, जस्ट कंटिन्यू विद योर थेरेपिस्ट क्योंकि हमारा मकसद जो है वो सोसाइटी में ऑटिज़्म की सर्विसेज़ को फैसिलिटेट करना और एक सही सर्विस को प्रोवाइड करना है। तो वो फिर हम पेरेंट को शुरू में ही गाइड करते हैं। हुँ, जहाँ तक ताल्लुक है रिपोर्ट का, तो हुँ, रिपोर्ट डेफ़िनेटली क्योंकि ये एक ऐसा मरहला है, जिसमें जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि खाली डायग्नोसिस नहीं, डेवलपमेंटल असेसमेंट भी होता है। इसमें एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट भी होता है। तो अब डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर कितने टेस्ट आपने एडमिनिस्टर किए थे, फिर उसकी स्कोरिंग वगैरह होती है, कंसल्टेंट उसको रिव्यू करता है, हेड उसको फिर रिव्यू करता है। तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर होता है
जो अगर कोई अनफोर्सीन चीज नहीं हो तो 15 to 20 डेज के अंदर आइडियली हो जाना चाहिए, लेकिन बाज दफा जो है वो टाइम जो है थोड़ा लग जाता है हम्म। इसके अच्छा ऊपर। आपने, ओके, जी जी बताइए। अच्छा आपने अभी जिक्र किया अपनी बात में कि वन ऑन वन सेशंस और ग्रुप सेशंस होते हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि थोड़ा मज़ीद इसको पूछना चाहूँगा कि आपके काम करने का तरीका इधर पीसीए में क्या है। कुछ सेंटर्स में हमने सिर्फ देखा है वो सिर्फ और सिर्फ ऑन वन ऑन वन सेशंस पे काम कर रहे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा इसको एलेबरेट कर सकें। अच्छा, इसके अंदर क्या चीज है कि बच्चे का जब रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है, ठीक है, बच्चा स्किल डेवलपमेंट की तरफ आ जाता है। फिर क्योंकि ये डेफिसिट है सोशलाइजेशन का, ठीक है, हम्म। यहाँ पे जो मैनिफेस्टेशन आ रही है वो कम्युनिकेशन और सोशलाइजेशन स्किल से रिलेटेड आ रही है। तो उसमें बार दफा क्या होता है कि 2 बच्चों या 3 बच्चों को लेकर स्पीच थेरेपिस्ट या जो बिहेवियर थेरेपिस्ट है, ये लोग छोटे ग्रुप्स के अंदर उनको 10 मिनट्स के लिए 15 मिनट्स के लिए एक्टिविटीज स्टार्ट करवाते हैं। और हम्म। उसके बाद वहां से फिर उनका एनालिसिस स्टार्ट होता है कि अब ये क्या बच्चा ग्रुप में प्लेस होने के लिए रेडी हो गया है, क्योंकि इसके अपने पैरामीटर्स हैं। ग्रुप में प्लेस होने के लिए कुछ स्किल्स की रिक्वायरमेंट है कि वो अपना जो है उसकी सिटिंग टॉलरेंस हो, उसका फोकस और अटेंशन स्पैन डेवलप हो गया हो, डिस्टेंस से हम्म। वो इंस्ट्रक्शन ले रहा हो, लोगों को अपने इर्द गिर्द टॉलरेट करना अलाउ करना उसने जो है वो सीख लिया हो। जो थोड़ी बहुत फिर कमी पेशी रह जाती है वो ग्रुप रेडीनेस प्रोग्राम में प्लेस करने के बाद फिर उन बच्चों को जो है मजीद फिर तैयार किया जाता है स्कूल्स के लिए। हम्म। अच्छा तो ये आपने, स्टेज वाइज है चीज, लेकिन हर बच्चे के लिए डेफिनेटली बाज बच्चे जो हैं वो वन ऑन वन पे आते हैं, कुछ अरसे बाद नजर आता है कि नहीं इनको ग्रुप में प्लेस करना ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, तो उनको वो बीच वाला जो है वो 2 बच्चे 3 बच्चे वाला ग्रुप जो है वो स्किप कर दिया जाता है, डायरेक्ट जो है वो ग्रुप में प्लेस कर दिया जाता है। कुछ बच्चों को ये स्टेज वाइज गुजारा जाता है, तो ये वेरी करता है। कुछ बच्चे ऑलरेडी स्कूल जाते हुए आते हैं और खाली बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए या खाली जो है स्पीच के लिए या खाली स्पेशल एजुकेशन सर्विस लेने के लिए आ रहे होते हैं। इंग्लिश मैथ्स में उनको अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो उनको फिर वो खाली वो सर्विस दी जाती है। तो ये टेलर मेड प्रोग्राम्स होते हैं एज पर चाइल्ड नीड। हम्म, अच्छा शुरू में भी आपने जिक्र किया कि डिफरेंट सर्विसेज हैं, तो डिफरेंट सर्विसेज के लिए, स्पीच के लिए, ख़ासतौर पे ओटी के लिए अ, हमने देखा है कि डिफरेंट इक्विपमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर हम ये पूछना चाहें कि पीसीए कितना वेल इक्विप्ड है एज फार एज दीज थेरेपीज आर कंसर्न, तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जी बिल्कुल, कोशिश यही है कि जो बच्चों की नीड की चीजें होती हैं, जैसे इसके अंदर सेंस इंटीग्रेशन रूम का एक होता है कि सेंस इंटीग्रेशन रूम होना चाहिए अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आपके पास काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही वो हर चीज अवेलेबल है, लेकिन साथ ही एक मैसेज जो है वो मैं प्रोफेशनल्स या पेरेंट्स के लिए भी जो है वो एक समझ के लिए मैं देना चाहूंगी कि कुछ नीड्स ऐसी होती हैं जो डेफिनेटली एक रूम है जिसको आप ऑडियो विजुअल स्टिमुलेशन का रूम कह सकते हैं, तो वो तो हम्म। कमरे के अंदर ही ज्यादा बेहतर है सर्विस मिलना, ठीक है। या बच्चा अगर बहुत ज्यादा हाइपर है और वो बाहर पार्क में झूलों के लिए, टर्न टेकिंग के लिए या ग्राउंड को देखे वो इतना ओवरवेल्म हो जाता है कि आप वहां उसको केटर नहीं कर सकते, डील नहीं कर सकते, हैंडलिंग में मुश्किल आएगी, तो उन बच्चों के लिए रूम्स में होनी चाहिए सर्विसेज, खासतौर से बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन या वेस्टिबुलर के लिए, ठीक है, कि बच्चा जो हम्म। है वो बाल बच्चे होते हैं ना, टो वॉक कर रहे हैं, बाल बच्चे वजन इतना अपने उठा नहीं पा रहे, ये जितनी चीजें होती हैं इसके लिए स्विंग्स देने होते हैं। तो वो जो हम्म। आपका वो जो मंकी बार होता है, हैंगिंग बार हम्म। होता है ना, वो हम्म। जितनी चीजें वो झूले और ये सारी चीजें पार्क्स में भी अवेलेबल होती हैं। तो अगर राइट। सेंटर के अंदर कोई प्ले एरिया बहुत अच्छा है तो वो फिर ओटीज वहां ले जाके भी बच्चों को काम करवाती हैं। तो अगेन एज पर नीड होता है कि बच्चे के लिए क्या सर्विसेज है, और इस तरह की दोनों सर्विसेज हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। हम्म। तो ये तो सारी सर्विसेज हमने जितनी भी अभी जिक्र की हैं, ये उन बच्चों के लिए हैं जो कि यहाँ पे आपके पास आ रहे हैं। क्या आप लोग ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं या आगे देंगे? जी जी बिल्कुल, कोविड ने हमें जैसे बहुत, आज हम जूम जी। के ऊपर इंटरव्यू कर रहे हैं तो वरना हम्म। पहले तो इतना ज्यादा आसान नहीं लगती थी ये चीजें। तो कोविड से लर्निंग बहुत हमारी हुई थी, और कोविड में शुरू में ही हमने मदर मीडिएटेड टेलीथेरेपी सेशन किए थे अपने एनरोल बच्चों के साथ, क्योंकि जाहिर है हम्म। वो एक नजर ना आने वाली मुद्दत थी कि हमें पता नहीं था कब खुलने वाला है सेंटर, हम्म। कब नहीं खुलने वाला। तो उसमें अच्छी चीज ये थी कि हमारी जो ट्रेनिंग्स होती हैं वो मदर्स को भी दी जाती हैं। तो हम्म। मदर्स जो है वो ट्रेन मदर्स थी, और कुछ हद तक जिसे आप कहें कि मतलब उसमें कुछ हद तक क्या, बल्कि बहुत ज्यादा रोल उसमें मदर्स का था
कि उन्होंने वो बहुत अच्छे से उस रोल को निभाया था, और हमने 40+ बच्चों को सस्टेन किया था अपने पास, और वो 6 मंथ तक ऑलमोस्ट, क्योंकि जब हम मार्च में बंद हुआ था इदारा, तो वो सितंबर में खुला था जाके, तो वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का ड्यूरेशन था। तो वो सारी सर्विसेज ऑनलाइन दी गई, और ऑनलाइन के अंदर क्योंकि माँ खुद काम कर रही थी, उसकी समझ बहुत अच्छी डेवलप हुई, तो वो आफ्टर सेशन भी वो सारे प्रिंसिपल्स को समझती रही, और पूरे दिन जब बच्चे के साथ काम हुआ तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए। इदारा खुलने के बाद भी कुछ पेरेंट्स ने ये जो है प्रेफर किया कि हम ऑनलाइन सेशन ही लेंगे। फिर हमारे कुछ बच्चे जो थे वो यहाँ से बाहर मूव हुए, वहां जाने के बाद भी उन्होंने पीसीए के साथ ही कनेक्टिविटी रखी है, ऑनलाइन सर्विसेज लेते हैं, और अब तो बाहर से जब अप्रोच आती है तो हम बाहर इसमें यूएस है, कनाडा है, इवन टाइम डिफरेंस के साथ भी माशाल्लाह हमारी टीम काम कर रही है, अच्छा और माशा रात में भी, हाँ, मॉर्निंग में और अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट भी हमारे सेशंस हो रहे होते हैं, तो बिल्कुल ऑनलाइन सर्विसेज मौजूद हैं। स्पेशली सिंध के अंदर, सिंध के अंदर आना जाना करना बहुत मुश्किल है, कोई भी राइट डिस्टेंस, खाली सिंध ही नहीं, दूसरे भी एरियाज हो सकते हैं, तो जहां पे भी पेरेंट आना जाना करना मुश्किल हो रहा है उनको, वो ये सर्विस अवेल कर सकते हैं, और वो ये अवेल कर रहे हैं। तो मदर चाइल्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के नाम से भी एक प्रोग्राम है हमारा, कि कुछ अरसे के लिए पेरेंट यहाँ पे आते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि वो 10 दिन स्टे कर सकते हैं, 15 दिन स्टे कर सकते हैं, 1 महीना स्टे कर सकते हैं। वो स्टे करने के बाद, उसके बाद माँ को सिखाया जाता है कि बच्चे की हैंडलिंग कैसे करनी है, और उसके बाद फिर वो जाके ऑनलाइन सर्विस जो है अवेल कर लेते हैं, और फिर एज पर नीड जो है वो मैनेज करते हैं कि जब आ सकेंगे तब आ जाएंगे, अदरवाइज ऑनलाइन सर्विस होती है। राइट। खैर ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि वहाँ पे ऑन साइट आप अगर उनको ब्रीफ कर दें तो वो काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा काफी ये आसानी हो जाती अ, मैंने आपके बारे में पढ़ा तो आपकी मल्टी डायमेंशनल किस्म की आपकी एजुकेशन भी बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस भी है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे व्यूअर्स को भी आप थोड़ा-सा अगर अपने बारे में बता सकें कि अपनी आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज़ का, तो वो भी हमारे लिए और व्यूअर्स के लिए भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो। जी बिल्कुल, बेसिकली मेरा जो पहला मास्टर्स है वो फिजिकल थेरेपी में था, लियाकत नेशनल से, और लेकिन मैंने अपनी फील्ड फिर चेंज कर ली थी, मैं मैनेजमेंट साइड पे आ गई। तो 2012 में मैंने एज अ प्रोग्राम मैनेजर पीसीए को मतलब ज्वाइन किया था, मुझे मेरी हायरिंग एज अ प्रोग्राम मैनेजर के तौर पे हुई थी। और तो ध्यान में यही था कि मतलब एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बेस्ड चीज होगी, मैनेज करके, और फिर आप जो है वो फिर मूव कर जाएंगे कि ठीक है, सिस्टम्स इन प्लेस हो गए, चीजें हो गई, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज सेंटर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ थी। तो लेकिन सर मंसूर चौधरी का इसमें रोल जो है वो डेफिनेटली, उनका नाम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है लेना, बिल्कुल। क्योंकि उनकी ट्रेनिंग मैंने अटेंड की, जो कि जिस ट्रेनिंग में जाने के लिए उस जमाने में मेरे एग्जाम्स भी हो रहे थे। तो लेकिन सर की बस ट्रेनिंग जो है वो इदारे ने कहा कि आप जाके अटेंड करें, और आप ही जाइए। तो मेरे हुँ, साथ एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट गई। हालांकि डेफिनेटली मैंने जैसे आप लोग के ध्यान में भी सवाल आएगा कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो कि मैनेजमेंट साइड पे आ चुकी थी, उसको बिहेवियर थेरेपी की ट्रेनिंग के लिए मतलब क्यों जाना था या क्या चीज थी। तो ये सवाल मैंने भी उठाया कि नहीं, आप किसी और को करें, मेरे पास तो टाइम भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट आई वॉज आई थिंक द लकी वन, कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी अवेल कर पाई मैं। और सर मंसूर से मिलने के बाद और उनकी वीडियोस देखने के बाद मुझे लगा कि बिहेवियर बच्चों के अंदर चेंजेस लाए जा सकते हैं। ये इतना ऐसा काम नहीं है जो नामुमकिन हो, तो नामुमकिन को वो जो मुमकिन होते हुए देखा गया, तो वो शायद कहीं पे क्लिक कर गई चीज। तो हुँ, वहां से फिर मैंने आरबीटी किया, मास्टर्स किया स्पेशल एजुकेशन के अंदर, क्योंकि मैं ट्रेनिंग दे रही थी अपने स्टाफ को भी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से भी, तो डेफिनेटली फिर आपको एक रेलेवेंसी चाहिए होती है चीज़ों से रिलेटेड। फिर मैंने बीसीएबीए किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बोर्ड सर्टिफाइड बिहेवियर एनालिस्ट भी हूँ, माशा फ्रॉम बीएससी बोर्ड यूएसए। इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिसिस का एक जो है वो बोर्ड आईबीएओ है, अ, तो उस बोर्ड से भी मैं जो हूँ एसोसिएटेड हूँ, तो आईबीए भी हूँ, आईबीटी की आरबीटी की ट्रेनिंग्स भी देती हूँ। तो बस ये इस तरह से मेरे ख्याल में बस जर्नी थी, जो शायद ऑटिज्म और इन बच्चों के साथ बस एक कनेक्शन मेरा बस वहां से बनना शुरू हुआ। तो इसलिए ये आपको इतना हुँ, डाइवर्सिफाई, मतलब जैसे आप कहेंगे बहुत सारी चीजें मेरे उसमें नजर आ रही होती हैं, लेकिन हुँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मंसूर साहब का एक लेक्चर मैंने अटेंड किया तो उन्होंने भी ज़िक्र किया कि वो पहले दफ़ा जब आए तो
कैसे हुआ वो काम। तो वाकई वो मंसूर साहब मतलब पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा चेंजेस या अवेयरनेस के पीछे उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। वापस चलते हैं आपके सेंटर की तरफ। तो हम अगर ये पूछना चाहें कि इस सेंटर की कोई ऐसी यूनिक चीज़, कोई यूनिक बात, यूनिक फीचर अगर आप बताना चाहें हमें, जो कि दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ है, वो क्या है? देखिए सब माशाल्लाह सब हर तरफ ही कोशिश कर रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश भी यही है कि बच्चों के लिए जो बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं हम, और उसमें यूनिकनेस की तरफ जहाँ बात करें, अगर बच्चों से स्पेसिफिक बात करें तो ये वन ऑन वन सर्विस, ग्रुप्स और ये जो रेगुलर सर्विसेज हैं, अदर देन दीज हम कुछ चीजें जो है वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं बच्चों को सोशल एनवायरनमेंट देने के लिए, जैसे कि उनकी बर्थडेज हैं, आउटिंग्स हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट एक बच्चों को हम लेके गए, 100+ बच्चों को लेके गए हम सिंदबाद विद देयर मदर्स हम्म। एंड सिबलिंग। तो ये हम्म। वो मौके होते हैं जहाँ पे मदर्स को जो है वो बाहर जाके बच्चों को हैंडल कैसे करना है, बच्चा बिहेव कैसे करेगा, हर झूला बच्चा झूलेगा नहीं झूलेगा, कैसे तैयार किया जाए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं। या इवन अगर कोई बच्चा बाहर मूव कर रहा है और उसको बाहर जाके मॉल्स के अंदर जाना है, तो फिर हम वो एक जैसे छोटा सा ग्रुप बना के किसी मॉल में वो ट्रिप करवा दिया जाता है। तो कुछ छोटे ट्रिप्स हो रहे होते हैं। रेस्टोरेंट में अगर पेरेंट्स को बहुत प्रॉब्लम आती है कि हम्म। बच्चे जो तो बैठते नहीं है, ये एक स्किल होती है। तो छोटी छोटी ये वाली स्किल्स को लेकर फिर हम ग्रुप के अंदर बच्चों को ये वाली स्किल्स भी सिखाते हैं। जैसे हम कुछ चीजें हम प्रिटेंड एंड प्ले का पार्ट बना देते हैं, कुछ चीजें फिर हम जैसे एक स्पेसिफिक डे के ऊपर कर देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कुछ इनके सेंसिटिव इश्यूज भी होते हैं। बाल हम्म। कटवाना, नाखून हम्म। कटवाना, ठीक है, हम्म। इवन तेल लगवाना, लोशन लगवाना, ये सारे बहुत बड़े इश्यूज हो जाते हैं। हम्म। सर्दियों से पहले आप बिल्कुल एक लाइट वेट कपड़ा पहन रहे हैं, अचानक आपने स्वेटर और 2-3 चीजें ऊपर पहननी है, तो क्यों पहननी है, ये एक ट्रांजिशन उनके लिए ये चैलेंज बन जाता है। तो इन चीजों की रेडीनेस करने के लिए फिर हम ये सारी चीजों की जो तैयारी होती है ये हम अपने सेंटर में बच्चों के साथ करवाते हैं। हम्म। और इसमें डेफिनेटली एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है वो माओ का साथ काम करना। तो इसमें हमारी कोशिश ये होती है ये सारी चीजें जो है वो मदर्स के साथ हों, ताकि मदर्स इसका पार्ट रहें। वो जितना अच्छा हैंडल कर सकेंगी तो उसमें ज्यादा अच्छा एक आगे आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, अगर मदर्स को साथ लेके, पेरेंट्स को साथ लेके चले, बेसिकली केयर हम्म। गिवर्स को। ओके। अच्छा, शुरू में भी आपने जिक्र किया था कि डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो उसके लिए डिफरेंट प्रोफेशनल्स ऑब्वियसली आपकी टीम में शामिल होंगे। अगर आप उस टीम का हमें थोड़ा सा बता सकें कि कौन कौन से प्रोफेशनल्स हैं, और दूसरा ये भी कि जब आप अपने टीम मेंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, तो कैसा बंदा या बंदी आपको चाहिए होता है, या क्या चीज़ देख रहे होते हैं आप लोग? ठीक है, टीम के अंदर जैसे हमारे पास कुछ लोग मैनेजमेंट के डेफिनेटली होते हैं, और आपका जो मेन रोल है वो अगर हम असेसमेंट से ही जैसे स्टार्ट करें, तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट होते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, फिजिकल थेरेपिस्ट। फिजिकल थेरेपिस्ट का रोल जो है वो जो ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज हैं, पोस्चर इनका सही नहीं होता, गेट सही नहीं होता, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो फिजिकल थेरेपिस्ट का अपना रोल है, तो वो भी हमारे पास होते हैं। स्पेशल एजुकेशन टीचर जो स्पेशल एजुकेशन में मास्टर्स किए हुए होते हैं, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ग्रुप सेटिंग के अंदर अलोंग विद जो है वो एक जनरल टीचर के कैसे इनका आईपी बनेगा, कैसे उसका रोल होगा। तो स्पेशल एजुकेशन टीचर्स का रोल इंपॉर्टेंट है, तो वो हमारी टीम का पार्ट होते हैं। और जाहिर है हमारा सपोर्ट स्टाफ हमारा जो है वो हम्म। ट्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये सारी टीम हमारे पास जो है वो, आई थिंक मैंने कोई स्किप तो नहीं किया है, जी बिल्कुल। तो हम्म। स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो हमारे पास होते हैं। तो जितनी सर्विसेज है उन सब से रिलेटेड क्वालिफाइड थेरेपिस्ट का होना आपका जो है वो रखना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज वो फिर जगह जो वेटिंग हाँ और उसकी बात हमने की थी कि फिर डेफिनेटली वो अगर सर्विस अवेलेबल नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है फिर सर्विस आप प्रोवाइड भी नहीं कर पाएंगे। जी, जो तो एजुकेशन है या एक्सपीरियंस है ऑथेंटिक प्रोफेशनल का रखना, वो तो एक बहुत बेसिक है, मतलब कि उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। इसके अलावा भी कोई जी ऐसी चीज़ है जो कि आप देख रहे होते हैं कि यार ऐसा बंदा हमें चाहिए जो ये काम कर सकता हो? जी बिल्कुल, इसके अंदर एक बहुत मशहूर सेइंग है कि हायर पर्सनालिटीज ट्रेन स्किल्स। ठीक है, हम्म। हम्म। आपको हम्म। लोगों को, अच्छे लोगों को हायर करना चाहिए। अच्छे लोगों से मुराद क्या है? एक जो मैं अपने स्टाफ को जो है वो ओवरऑल एक मेरा मैसेज जा रहा होता है कि बच्चों से अगर प्यार नहीं है तो ये आपकी फील्ड नहीं है।
ओके। बच्चों से अगर आप प्यार करते हैं, आप उनके साथ कनेक्शन बना सकते हैं, आपको मजा आता है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पैशन। कुछ जॉब्स होती है, मेरे ख्याल में वैसे कुछ कोई जॉब भी ऐसी नहीं होती, ये जुमला गलत होगा, क्योंकि एक्सेल वही लोग करते हैं जो अपने काम को अपना पैशन बना लेते हैं, या अपने पैशन को उनकी लक साथ दे दे और वो उनको काम करने हम्म। का मौका मिलता है। तो इसके हम्म। अंदर जो लोग अच्छे लोग हों, ईमानदार लोग हों, अपना जिसे कहते हैं ना, अपना मुहासबा खुद कर सकें, तो आप ऐसे लोग आपके पास टीम के अंदर अगर हों, और पीसीए माशाल्लाह लकी है इस चीज को लेके कि हमें अच्छे लोग मिल जाते हैं। और हम्म। मतलब क्योंकि देखिए कोई इदारा भी जो है लोगों से होता है और लोग इदारों से होते हैं। लोग अच्छा काम करके गए होते हैं, इदारे का नाम अच्छा होता है, एक वक्त आते आते इदारे का नाम बन जाता है, तो उसमें उन लोगों का बड़ा जो है वो हाथ होता है, जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं। तो लोग आप बेशक। अच्छे हायर करें। बाकी ट्रेनिंग तो देखें, ऑटिज्म एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर कोई ये नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकती कि मैं एक्सपर्ट हूँ या मैं हम्म। बहुत सब कुछ मैं ही जानती हूँ। हम सब हम्म। सीख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया सीख रही है। ठीक है, हम्म। तो पूरी दुनिया जब एक चीज सीख रही है, तो उसके अंदर हमें जो हायरिंग के वक्त एक चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि कोई भी बच्चा जो हम हायर कर रहे हैं, उसको ऑटिज्म नहीं आता है, वो हमें सिखाना है। ठीक है, वो अपनी डिग्री का मास्टर्स है, गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन ऑटिज्म से उसने ठीक है इंटर्नशिप में थोड़ा बहुत काम किया होगा, या हम्म। किसी का साल 2 साल या 3 साल का कोई एक्सपीरियंस है। तो लेकिन ऑटिज्म के लिए क्या चीज मशहूर है, या जो चीज एक समझ आने की है, वो क्या है? अगर आप एक ऑटिज्म के बच्चे को जानते हैं, तो आप हम्म। एक को ही जानते हैं। ठीक है, तो आप ये ना समझें कि आप सब बच्चों को एक ही तरह से ट्रीट कर सकेंगे। तो उसके लिए ट्रेनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है। तो हमारा जो इदारा है वो प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग, तो सबसे पहले स्टाफ की ट्रेनिंग की बात आ जाती है। तो हम्म। यहाँ पे ऑनगोइंग ट्रेनिंग स्टाफ की होती है, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं, ट्रेन होते हैं, और माशाल्लाह फिर वो इस इंटरनेशनली भी काम कर रहे हैं, नेशनली भी काम कर रहे हैं, और सिटी के अंदर भी काम कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टाफ की ट्रेनिंग के ऊपर जो है एक बल्कि इसको भी मैं एक यूनिकनेस ही कहूंगी, हम्म। कि इसके ऊपर बहुत emphasis होता है। तो हम्म। उसमें ये है कि लोग आप तो, अच्छे हायर करें, सॉफ्ट हम्म। हार्टेड हों, बच्चों के साथ फ्लेक्सिबल हों, और सही। उसके बाद फिर आप उनको स्किल्स हम्म। ट्रेन करते हैं। हम्म। राइट। अच्छा, एक और जो क्वेश्चन आपसे पेरेंट्स रोज ही पूछते होंगे कि, और मुख्तलिफ ग्रुप से भी पूछ रहे होते हैं, तो हम वही पूछना चाहेंगे आपसे भी कि यहाँ का जो फीस स्ट्रक्चर है वो कैसा है? कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं या कम एक्सपेंसिव हैं? कुछ इसके बारे में अगर थोड़ा बता सकें आप। अच्छा, इसमें एक्सपेंसिव वन एक्सपेंसिव वाली जो चीज है, वो तो देखिए हर एक के लिए एक अमाउंट किसी के लिए कम होता है, दूसरे के लिए हम्म। वो ज्यादा होता है। और जितनी राइट। महंगाई है, और ये हम्म। एक लॉन्ग टर्म चलने वाली थेरेपीज है। तो हम्म। ये जो है वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो डेफिनेटली वी डू हैव अ फी स्ट्रक्चर, जो कि हमारा लेकिन एक नॉमिनल होता है। 1300 से 1500 के बीच में हमारे चार्जेस होते हैं, जो अब बढ़े हैं। पहले तो इससे हम्म। भी वो कम पे ही थे। और लेकिन ये है कि उसके लिए फाइनेंशियल असेसमेंट फॉर्म जो है वो सब्सिडाइज किया जाता है, ओके। वो फॉर्म दे दिया जाता है। अगर किसी की उनके सैलरी ही 60-70 हजार है, ठीक है, तो या 1 लाख भी है, या अगर इवन, ठीक है, तो लेकिन अगर आप वो 3 सर्विसेज बच्चे की रिक्वायरमेंट के लिए हैं, तो लमसम अमाउंट जो है वो 1000 रुपए भी अगर आप रखें, तो वो थ्राइस अ वीक अगर कम से कम लेगा, तो वो एक अमाउंट बन जाता है मंथ में। तो वो फिर फाइनेंशियल असेसमेंट के लिए जो है वो अप्लाई कर देते हैं। तो क्योंकि इट्स एन बेसिकली इट्स ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो डोनेशन से फिर रन की जा रही होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सिंध गवर्नमेंट ने भी हमें जो है वो सपोर्ट किया है, और उसमें उनका बड़ा बहुत अच्छा हमारे साथ जो है वो काम चल रहा है, कि उनकी सपोर्ट हमें मिली है, तो उसकी वजह से काफी बेहतरी की जो है वो, और इंशाल्लाह आगे भी बहुत बेहतरी की उम्मीदें हैं। हम्म। तो राइट। तो ये अच्छा, एक चीज और जो पेरेंट्स लोग पूछते हैं वो यही है कि उस सेंटर में ऑब्जर्वेशन करने की किस हद तक इजाजत है? उसके बारे में जब लोग ऐसी डिमांड करते हैं तो हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट? अच्छा, इसमें ये जो सवाल है ना, इसमें एक समझो हमारे पास एक मिनिमम क्राइटेरिया है कि उतने हम्म। सेशंस तो वो केयर गिवर या मदर ने लाजमी मैंडेटरी है उनके लिए, कि उन्होंने वो ऑब्जर्व ही करने हैं, ताकि हम्म। उनको पता हो कि बच्चे के साथ इस मंथ में क्या काम हो रहा है।
मंथ में जो काम हो रहा होगा, जाहिर सी बात है लर्निंग पेज जो है बच्चे की स्लो होती है, वो काम जब माँ भी साथ साथ करवाएगी तो वो डेफिनेटली एड ऑन हो जाएगी चीज। और पूरे दिन का हिस्सा माइनस उसका स्लीप टाइम बच्चे ने अपने घर वालों के साथ ही गुजारना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें जब माँ को आएंगी तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से लेके चल सकेगी चीजें। तो वो तो मैंडेटरी होती हैं सेशंस, तो कुछ मैंडेटरी हैं, कुछ फिर कुछ मदर्स को हमें लगता है कि नहीं, इनको सेशंस में ज्यादा इन्वॉल्व करना इंपॉर्टेंट हो रहा है, चाहे बच्चे की वजह से चाहे माँ की वजह से, तो उनको ज्यादा इन्वॉल्व किया जाता है। फिर कुछ माएँ कहती हैं कि नहीं, हम यहाँ थोड़े अरसे के लिए ही हैं तो हमें ही ट्रेन कर दें, तो उनके लिए फिर वो पूरे सेशन उनके साथ में रख के किए जाते हैं। शुरू में तो समझें तकरीबन 15 दिन, महीना तो बच्चे के साथ इनिशियली हम माँ को रिमूव ही नहीं करते। ठीक है, वो एज पर नीड होता है कि कुछ बच्चे हफ्ता 10 दिन 15 दिन में सेटल होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर ये होता है कि ठीक है, माँ को अब जो है वो बाहर से ऑब्जर्वेशन करवा दी जाए। लेकिन अदरवाइज वो माँ साथ में ही ले रही होती है सेशन, कि वो रूम में ही मौजूद होती है। तो जी बिल्कुल। एक चीज़ और बताइए कि हमारे पेरेंट्स अक्सर पूछ रहे होते हैं कि ये सेंटर कौन सा अच्छा है, हमें रेफर कर दें। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि एक अच्छा सेंटर पेरेंट्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, क्या चीज़ें उनको देखनी चाहिए उस सेंटर में? देखिए अच्छा या बुरा सेंटर कोई नहीं होता, सारे थेरेपिस्ट एक ही मतलब चंद इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे प्रोफेशनल्स पास आउट होते हैं, वही लोग सब लोग हायर कर रहे होते हैं। अच्छे से मुराद आपने जो अच्छाई देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, आपको कितना जो है इन्वॉल्व किया करके आपके बच्चे की प्लानिंग की जा रही है, आपको कितना रिपोर्ट करवाया जा रहा है, आपको ऑब्जर्वेशन कितनी करवाई जा रही है, आपकी क्वेरीज को कितना जल्दी जो है वो डील किया जा रहा है। ये जो चीजें होती हैं मेरे ख्याल में अच्छाई के लिए ये चीज अगर देखें तो ज्यादा अच्छी बात होगी। क्योंकि हम्म। क्वालिफाइड थेरेपिस्ट तो जाहिर सी बात है वो अच्छा। हमारे सारे जो माशाल्लाह इंस्टीट्यूट्स हैं वहां से ही आ रहे हैं। तो अच्छाई का मेयार मेरे ख्याल में ये होना चाहिए कि वो हम्म। ये देखें कि उनकी उनकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है और उनको कितना अलाउ किया जा रहा है उनके बच्चे के काम से रिलेटेड उनको दिखाने में। ओके, राइट। अच्छा, वन लास्ट क्वेश्चन एंड देन वील वाइंड अप दिस सेशन। वो ये कि आप क्या समझती हैं कि रिहैब फील्ड के जितने प्रोफेशनल हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कमियां भी होंगी, तो किस कमी पे काबू पाने की ज़रूरत है, या किस चीज़ को आप देखते हैं कि ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि हम इस फील्ड को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? बिल्कुल, इसमें जो एक चीज होगी, क्योंकि देखिए लर्निंग तो जैसे आपने देखा मेरा अपनी जर्नी चलती रही, मैं कहाँ से स्टार्ट किया, तो पढ़ाई आप ऐड ऑन करते जाते हैं, सर्टिफिकेशन डिग्री, ये तो आपकी एक मैंडेटरी चीजें होती हैं कि अगर आप फील्ड में हैं तो आप वो जितनी लेते जाएं वो अच्छी बात होगी। ठीक है, लेकिन हम्म। अदर देन दैट जो है वो थोड़ी सी एथिकल बाउंड्रीज को हम्म। देखना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम्म। उसमें जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो क्या चीज है कि किसी भी इदारे को ज्वाइन करें, कम से कम 1 साल जब उनसे पूछा जाता है तो वो 1 साल की हम्म। हम्म। कमिटमेंट दें। तो हम्म। डेफिनेटली महंगाई का रोल है, बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए मूव किया जाता है, हम्म। लेकिन उसमें ये जरूर सोचें, अगेन वो डिपेंड करता है कि खुदा ना खास्ता किसी के बिल्कुल एक चीज है कि वो ब्रेड अर्नर हम्म। है और बिल्कुल हम्म। उसकी अपनी रोटी कपड़ा मकान की ऊपर सवाल आ गया तो एक अलग बात है। अदरवाइज जो है वो एकदम थोड़ी थोड़ी दिन के बाद स्विच ना करें जॉब्स को, हम्म। हम्म। क्योंकि हम्म। एक हर प्रोफेशनल के लिए एक जगह पे जब आप रहते हुए एक वक्त गुजारते हैं उसकी वैल्यू बहुत डिफरेंट होती है, रादर देन आप या तो अगर प्राइवेट बाहर सुपरवाइजर के अगर काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर से मुराद ये नहीं है कि आप किसी के म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हैं, लेकिन हाँ डेफिनेटली जहाँ पे आपके सीनियर्स मौजूद हैं, आप किसी को बच्चे की प्लानिंग के लिए अपनी सपोर्ट पे ले सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। सुपरवाइजर आपका वो होता है जो आपका एक सॉर्ट ऑफ हेड हो। तो जहाँ पे हम्म। आपके सीनियर्स मौजूद हैं कुछ अर्सा वहां पे रुक के काम करें, काम सीख जाएं, फिर आगे जाएं। लेकिन हम्म। कुछ अर्से तक सीनियर्स के साथ रह के काम करें और जल्दी जल्दी जंप ना करें, इससे पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है बच्चा वो एक थेरेपिस्ट के साथ सेटल हुआ होता है और हम्म। उसमें डेफिनेटली मैनेजमेंट भी जो है वो परेशान होती है। तो एक मैसेज मेरा ये है छोटा सा अपने सारे राइट। प्रोफेशनल बहन भाइयों के लिए और छोटे जितने हमारे माशाल्लाह फ्रेशर्स आ रहे हैं, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इंशाल्लाह आगे आके इस फील्ड को लेके चलेंगे। तो ये बिल्कुल। जितना अच्छा काम करेंगे इनका उतना अच्छा नाम बनेगा।
तो बेशक। नाम बनाने के लिए शुरू में जरा काम पे तवज्जो दे के अपनी लर्निंग बनाएं, ये एक मेरा एक मैसेज होगा डेफिनेटली। राइट। तो इसी अच्छे से मैसेज के साथ हम इस इंटरव्यू को क्लोज करते हैं। मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने टाइम निकाला और ये इन्फॉर्मेशन जो हमें मिली है पीसीए के बारे में, वो ज़रूर लोगों के लिए इन्फॉर्मेशनल होगी, हेल्पफुल भी होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने जो है टाइम निकाला और आप ये रोल जो है वो इतना अच्छा प्ले कर रहे हैं कि पेरेंट्स को कनेक्ट कर रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ क्या क्या सर्विसेज हैं और वो क्या चीज़ अवेल कर सकते हैं। तो ये बहुत एक सदका जारिया है बेसिकली आपकी तरफ से ये डेफिनेटली। तो राइट। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया जी, और इसी के साथ हम आप सबसे भी इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।